ये भ्रामक प्रचार हुआ कि संविधान खतरे में ना आ जाए कहीं, इस प्रकार की बातें चली और लोगों को बरगलाया गया, उनको गुमराह किया गया। जो एडिटेड वीडियोस बनाकर भाजपा के नेताओं की इस प्रकार की सर्कुलेट कुछ लोगों द्वारा करी गई, और जो बेचारी भाई ऐसी जनता है, जो भोली भाली जनता है, जिसको नहीं है जानकारी वास्तविकता की, वो ऐसे उनके झांसे में आ गई। कोई तो होगा जिसने अपना काम नहीं किया कि हम चुनाव हार गए। मेरे से अधिक इस चुनाव प्रचार में यदि कोई प्रत्याशी क्षेत्र में पहुंचा हो तो मैं दोषी हूं, गुनहगार। चुनाव अब इन चीजों पर नहीं रह गया है, चुनाव रह गया है जातिगत गणित के ऊपर। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश की नंबर 1 सीट पर इस बार भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि इस सीट पर भाजपा ने अब से पहले 3 बार कमल खिलाने का कार्य किया है। 2014 में राघव लखन पाल और उससे पहले चौधरी निखिल सिंह ने यहाँ पे कमल खिलाया है। 2014 में राघव लखन पाल ने जीत हासिल की थी, लेकिन 2019 के चुनाव में भी भाजपा को हार मिली थी और इस बार के चुनाव में भी भाजपा हार गई है। हालांकि यह बीजेपी की है, टारगेटेड सीट थी और इस पे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने बड़ा धरातल पे आके कार्य करने का कार्य किया है। यह भी कहा जाए कि प्रदेश जनपद भर में उनकी रेल दौड़ने का कार्य हुआ, जो संचार व्यवस्था को भी उन्होंने दुरुस्त किया है। इसका असर जनता पे कितना पड़ा है, कितना नहीं पड़ा, ये हालांकि चुनाव में ये चीजें सामने भी आई है। चुनाव में आखिर हार की वजह क्या रही है? भाजपा जो चाह रही थी वो रिजल्ट सांसद सीट पर क्यों नहीं मिला है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए पूर्व सांसद राघव लखन पाल जी है। राघव लखन पाल जी, आपके लिए जुड़ने में बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद है। 2014 रिपीट क्यों नहीं कर पाए दोबारा? देखिए, 2014 इसलिए रिपीट नहीं हो पाया क्योंकि इस बार पोलिंग परसेंटेज का एक बहुत बड़ा फर्क रहा। जैसे रामपुर अगर हम सोचे, रामपुर मनिहारान या देवबंद अगर हम सोचे, या सहारनपुर नगर अगर हम सोचे, तो यहाँ और पोलिंग परसेंटेज अधिक होता तो हम और ज़्यादा वोट ले पाते। तो सबसे बड़ा फैक्टर तो पोलिंग परसेंटेज का है। उसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का जो एक परंपरागत वोट था, इस चुनाव में 2024 के चुनाव में लगभग 30% वह वोट जो पोल हुआ है वो बसपा को छोड़कर और गठबंधन के साथ जुड़ा है। तो वो अंतर बना। नहीं तो अगर ये शिफ्टिंग ना हुई होती तो इन तमाम दिक्कतों के कारण, की लो पोलिंग के कारण भी जो स्थिति उत्पन्न हो रही थी, तब भी हम जीतते। अगर बात की जाए संविधान का जादू तो तीसरे चरण के बाद चला है राहुल बाबा का। आपका चुनाव प्रथम चरण में था, आपने कहा कि बसपा का जो बेस वोट है वो गठबंधन की ओर चला गया। क्या उससे पहले जब संविधान का जिक्र बहुत जोर पे नहीं था, सहारनपुर के दलित मतदाताओं को इस बात का भास हो गया था कि इस तरह की बातें आने वाली है, संविधान को लेकर खतरा आने वाला, जो पहले से पहले शिफ्ट हो गए? नहीं, हालांकि बीजेपी पे काफी परसेंट वोट आया था, इस बार नहीं आ पाया, खुद मानने से यहाँ भी भ्रामक प्रचार हुआ उन मतदाताओं में। राहुल बाबा से पहले ही चरण में ये भ्रामक प्रचार हुआ कि संविधान खतरे में ना आ जाए कहीं, इस प्रकार की बातें चली और लोगों को बरगलाया गया, उनको गुमराह किया गया। मुझे ये भी जानकारी मिली है कि जो एडिटेड वीडियोस बनाकर भाजपा के नेताओं की इस प्रकार की सर्कुलेट कुछ लोगों द्वारा करी गई, और जो बेचारी भाई ऐसी जनता है, जो भोली भाली जनता है, जिसको नहीं है जानकारी वास्तविकता की, वो ऐसे उनके झांसे में आ गई। तो ये एक षड्यंत्र के रूप में गठबंधन द्वारा किया गया है। लंबा इंतजार, टिकट होगा नहीं होगा, अब नाम चर्चाओं में नंबर 1 पर राघव आ गए, राणा जी नंबर 1 पर आ गए, इंतजार लंबे समय तक रहा और अंतिम पलों में आपको लास्ट मोमेंट में आपका टिकट जब हो जाता है, कहीं उसका नुकसान तो आपको नहीं झेलना पड़ा? नहीं, मैं नहीं, देखिए मतलब जो हमारे दावेदार थे, मैंने आपको बताया कि टिकट का कोई असमंजस नहीं था। जो दावेदार थे उनका कहने की महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है ना उस समय। ये जानना जरूरी है आपके लिए कि टिकट में कोई असमंजस की स्थिति नहीं थी, और टिकट जब हुआ तो नॉर्मली इसी टाइम पे होता है, 25 दिन पहले पोलिंग से लगभग हमारी पार्टी द्वारा टिकट घोषित किए जाते हैं। पूर्व के चुनावों में भी इसी प्रकार से हुआ, और थोड़ा पहले होता तो हमें और क्षेत्र कवर करने का एक अवसर मिल जाता। लेकिन सोचनीय प्रश्न यह है कि
नगर में जिस प्रकार से पोलिंग कम रही, देवबंद में पोलिंग कम रही, रामपुर में पोलिंग कम रही, देहात और बेहट में जबकि पोलिंग ठीक ठाक रही है, तो ये विषय है सोचने वाला कि ये जो पोलिंग घटा है इसने हमें नुकसान पहुंचाया। सर कारण क्या मानते हैं कि आपके पास टीम नहीं थी, लोगों को घर से निकाल के लाते हैं वोट डाल लीजिए, या आपको वोट डालना है, या बूथ तक बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वो काम नहीं किया जिसकी आप उम्मीदें लगाए बैठे थे? देखिए, किसने काम नहीं किया ये बात तो अब विश्लेषण की बात है, विश्लेषण की बात है, और कोई तो होगा जिसने अपना काम नहीं किया कि हम चुनाव हार गए। राघव किसको मानते हैं? तो राघव के मानने न मानने से नहीं है। राघव प्रत्याशी के रूप में सुबह 7 बजे घर से निकलता था और रात को 2 बजे अंदर वापस आता। मैंने देखा था। तो प्रत्याशी का काम चुनाव में है ज्यादा से ज्यादा स्थान पर पहुंचना, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र को कवर करना और लोगों से संपर्क कर पाना। लेकिन जहां 5 विधानसभा क्षेत्र होते हैं, 25 दिन में या 22 दिन में ही हम सोचें कि हम उसको पूरे को कवर कर लेंगे, दैट इज इम्पॉसिबल, संभव नहीं है। तो उसमें एक बहुत बड़ा एक संगठन का एक सपोर्ट होता है और जनप्रतिनिधियों का सपोर्ट होता है, आम जनमानस का सपोर्ट होता है। तो अब देखने का विषय है कि कहां पर ये कमी रही। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कमी तो रही। 2019 के बाद में 2022-24 तक राघव जी को पूरा समय मिला है 5 विधानसभा में जाने का। ठीक है, मान लेता हूं कि आपका टिकट 25 दिन पहले हो जाता है, लेकिन राघव जी ने, हालांकि आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जनता के बीच में नहीं थे, चूक आखिर क्या रही है? देखिए, आमतौर पे जाना वो एक अलग विषय है, चुनाव में पहुंचना वो दूसरा विषय है, और इन विषयों को भी आप छोड़ दीजिए। मेरे से अधिक इस चुनाव प्रचार में यदि कोई प्रत्याशी क्षेत्र में पहुंचा हो तो मैं दोषी हूं, गुनहगार। चुनाव अब इन चीजों पर नहीं रह गया। चुनाव रह गया है जातिगत गणित के ऊपर कि क्या इलेक्टोरल अरिथमेटिक बन रही है, किस जाति का किस जाति से समन्वय स्थापित हो रहा है, किस पार्टी से गठबंधन है, किस जाति का कैंडिडेट है, कौन सामने खड़ा है, कौन किस धर्म का है। ये चीजें ज्यादा मायने रख रही है। जितना कार्य माननीय मोदी जी द्वारा, हमारी सरकारों द्वारा, माननीय योगी जी द्वारा उन वर्गों के लिए किया गया है, विभिन्न स्कीमों के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से जो लाभ पहुंचाने का काम किया गया है, लेकिन फिर भी ऐसे वर्ग हैं जो नहीं जुड़ पाए। तो ये अपने आप में आप सोच सकते हैं कि भाई अब क्या विकास को वोट है? ये एक प्रश्न सबको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि क्या केवल विकास के नाम पर वोट मिल रहा है? अगर ऐसा हो तो बीजेपी का कैंडिडेट कहीं भी नहीं हार सकता, लेकिन उस बेस पर वोट नहीं है। कुछ एक तबका करता होगा उस बेस पर वोट, लेकिन बहुत अभी निर्णायक संख्या में ऐसे लोग हैं जो केवल जाति और अन्य चीजों को देखकर वोट। जाति है कि जाति नहीं? हाँ, बस जाति ही नहीं जाती, ये तो समस्या है। लेकिन जातीय विरोध भी झेलना पड़ेगा लेकिन पाल को। तो जातीय विरोध मुझे इस चुनाव में कहीं कोई विरोध नहीं देखना पड़ा, बिल्कुल भी। बहुत बराबर के आपकी जो है, हालांकि कैराना लोकसभा का हिस्सा हो जाता है, नरोत्तम जिस तरह की जो जातीय एक पंचायत हो जाती है, बीजेपी का खुले रूप से जो विरोध होता है, क्या उसका असर सहारनपुर में आप नहीं मानते? उसका असर सहारनपुर में रहा होगा। देवन में, या देवन में आप मना कर रहे हैं ना, देवन में बाहुल्यता है, बेहट में बाहुल्यता है, देहात विधानसभा में बाहुल्यता है। कि जातिगत विरोध हुआ, मेरा कोई जातिगत विरोध नहीं। मैं शर्मा को लेके, आपके नाम को लेकर विरोध नहीं है, लेकिन जाति में बीजेपी का विरोध। मैं अनुज भाई उसको क्लियर कर रहा हूँ, आप उसको अन्यथा ना लें। पर्सनली मेरा किसी ने कोई विरोध नहीं किया। एक विषय को लेकर कुछ एक समाज के लोग एकत्र हुए और उन्होंने उस विषय को रखा। उस चीज का मुझे नुकसान ये हुआ कि अगर आप एक्चुअली उसको टैली करेंगे कि कितना वोट ट्रांसफर हुआ, तो शायद आप भी कहेंगे अच्छा शायद इतना बड़ा नुकसान नहीं है। अपितु मानते हैं कि मेरी बात खत्म होने दो। अपितु उसका एक असर ये रहा, जैसे फॉर एग्जांपल ग्राम रणखंडी में हमें इस बार केवल 3800 वोट मिल पाया, यानी कि 1800 वोट कम पोल हुआ जो हमें मिलना था। वो दूसरे दल को नहीं गया, लेकिन वो पोल कम हो गया, वो हमारा वोट था, वो नुकसान हुआ। हो सकता है 150-200 वोट दूसरे दल को गया होगा, तो वो 300 का और 400 का नुकसान आप और जोड़ लीजिए डबल करके, तो ये 2200 का नुकसान हो गया ना हमें। तो कई बार डायरेक्टली नुकसान ना करते हुए कि बीजेपी के अगेंस्ट भले किसी ने वोट ना दिया हो, लेकिन वो पोल नहीं कर पाए अपने वोट को, ऐसी स्थिति में तो वो भी बीजेपी को नुकसान पहुंचा देगा।
सर क्या मानते हैं कि जो है हिंदू मत ज्यादा कम निकल पा रहा है और वोट डालने के लिए, जबकि जब इस चुनाव में देखा गया है वोट का सबको जो डालना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल आंकड़े बता रहे हैं इस बात को कि जो हिंदू समाज के जो वोटर हैं उनका पोलिंग कम रहा है। ये तो आंकड़े बता रहे हैं। हम नगर में भी ये बात देख सकते हैं, हम देवन में भी इस चीज को देख सकते हैं, रामपुर में भी यही स्थिति है, और अगर हम बात करें देहात विधानसभा में, वहां भी यही स्थिति है। बेहट में कुछ हद तक प्रयास हुए हैं, लोगों ने जागरूकता दिखाई है, लेकिन एक जिसे कहते हैं अड़ चढ़कर चुनावी प्रक्रिया में भाग लेना, मुझे लगता है कि हिंदू मतदाता इस चुनाव में नहीं कर पाया। मोदी जी की गारंटी है अब की बार 400 पार, क्या उसका नुकसान हुआ है? देखिए, ये विश्लेषण मैं नहीं कर पाऊंगा, ये विश्लेषण हमारे नेताओं के करने का है कि किस चीज का नुकसान है, क्या है। मैं इतना जानता हूं कि सहारनपुर सीट पर और संभवतः बहुत सारी ये उत्तर प्रदेश की सीटों पर एक वोट शिफ्ट, जो बसपा का परंपरागत वोट है, उसके एक परसेंटेज वोट शिफ्ट के कारण गठबंधन को लाभ मिला है। अन्यथा ये सारी सीटें भी भाजपा जीतती, हम सहारनपुर को भी अच्छे मतों से जीतते। संघ प्रमुख का जिस तरह बयान आया मोहन भागवत जी से, उससे कहीं ना कहीं इत्तेफाक रखते हैं आप उनके कौन से बयान की बात? अभी कल पर जो उनका बयान आया कि जो है अभिमान को लेके, इसको लेके लोगों में सहृदय जाना चाहिए था, झुक के जाना चाहिए था, इससे कि उनका बयान आया नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा जाना चाहिए था, उनका ये कहना है कि हमेशा हमें जाना चाहिए कि हमारी प्रवृत्ति क्या होनी चाहिए, कार्य पद्धति क्या होनी चाहिए, हमारा स्वभाव और हमारा आचरण क्या होना चाहिए। वे उस बाबत सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं, जो समय समय पर होता भी है। भाजपा के आचरण में कोई फर्क आया क्या? नहीं, जो उनको इंगित करना पड़ा। भाजपा के आचरण में पहले बोले थे मैं सेवक, पहले बोले मैं सेवक हूँ, फिर बोले मैं चौकीदार हूँ, इस बार बोले कि मोदी की गारंटी है, कुछ फर्क आया है क्या? अरे तो मोदी की गारंटी में ये तो नहीं, मैं भी गारंटी से ठोस और बात है, और ठोक के कहनी चाहिए ये बात। मोदी की गारंटी है, इसका मतलब कोई आपके साथ खड़ा है, आपके परिवार का मुखिया आपको गारंटी दे रहा है कि मैं आपके हर सुख दुख में आपके साथ हूँ और आपका बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। ऐसा कोई जीवन में मिल जाए गारंटी लेने वाला, तो जीवन भी सफल हो जाए। चूक क्या रही है हाईकमान की ओर से? जो है उत्तर प्रदेश में बहुत सारी सीटें हार जाते हैं। अगर हम बात करें जो आंकड़ा जो है टारगेटेड आंकड़ा रहा, हम उसको छू नहीं पाते, क्या चूक रही है? तो मैंने वही बताया ना सर, मैं हाईकमान की बात कर रहा हूँ। ये जो वोट शिफ्ट है, नहीं देखिए, पूरे देश में वोट शिफ्ट, हाईकमान से आपका मतलब, अगर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे माननीय गृह मंत्री जी हैं, रक्षा मंत्री जी हैं, इन सबके कुशल नेतृत्व के कारण ही तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार केंद्र में स्थापित हुई है। तमाम उन ताकतों के इकट्ठा होने के बावजूद, जिनका एकमात्र लक्ष्य था कि भारत को विकास के पथ पर चलने से रोकना है और मोदी को रोकना है, लेकिन फिर भी नहीं रोक पाए। अब आंकड़े बढ़े या घटे, ये एक विश्लेषण का विषय है, उसके पीछे क्या कारण है, जातिगत राजनीति है, वोट शिफ्टिंग है, और क्या पैटर्न है, किसी की कोई नाराजगी है, तो हर क्षेत्र में और हर लोकसभा एरिया में और हर प्रदेश में अलग स्थितियां हैं। उड़ीसा में हम ऐसी सरकार बना रहे हैं, बिल्कुल क्लीन स्वीप कर दिया हमने वहां पे पहली बार। सब सोचिए ना, तो ये सब चीजें भी तो आप देखिए, ध्यान में करिए कि भारतीय जनता पार्टी अब उन क्षेत्रों में पहुंच रही है जहां भारतीय जनता पार्टी पहले पांव रखने की जगह नहीं हुआ करती थी। आज हमारी वहां पूर्ण बहुमत की सरकार है। आने वाले समय में ये स्थिति और स्पष्ट होती जाएगी और भाजपा का कमल तो खिलता ही रहेगा। राघव लखन पाल के द्वारा जो है बहुत प्रयासों के बाद जो है सहारनपुर यूनिवर्सिटी मिल पाई है। अश्विनी वैष्णव जी जिस तरह जो है सहारनपुर में रेल दौड़ दिया, 3 सालों से लगातार प्रयासरत थे, वो जो है टारगेट सीट इसको मान के चल रहे थे, क्या उसका असर नहीं हो पाया आम जनता पर? मैंने कहा ना, वो चीज जनता विकास चाहती है, लेकिन जनता में एक तबका ऐसा है जो विकास के आधार पर वोट नहीं देता। हाईवेज बनवाए हमने, बाईपास बनवाया, रेल लाइन दोहरीकरण कराया, यूनिवर्सिटी लाए, स्मार्ट सिटीज योजना लाए, अभी भी रेलवे के से संबंधित आप देख रहे हैं स्टेशन का आधुनिकीकरण हो रहा है। सहारनपुर में पासपोर्ट सेवा केंद्र हमने शुरू किया, वंदे भारत एक्सप्रेस को यहाँ लाए हैं, माँ शाकुंभरी देवी से उत्तराखंड तक हम रेल लाइन बिछाने जा रहे हैं आने वाले समय में।
और देवबंद से रुड़की रेल लाइन पे कार्य चल रहा है, बहुत चीजें, ये एक्सप्रेसवे जो बन रहा है दिल्ली से देहरादून। लेकिन अगर इस बेसिस पर वोटिंग हो तो मैं तो कहता हूँ 100% वोट फिर तो बीजेपी को ही पड़नी चाहिए। लेकिन ये एक पैटर्न है कि कुछ एक लोग इस प्रकार के हैं जो विकास के नाम पर वोट नहीं देते। सहारनपुर की जनता के द्वारा दिया गया जनादेश का हालांकि हम सभी को सम्मान करना चाहिए, लेकिन जो पंख लग जाते सहारनपुर सत्ता पक्ष का अगर यह सांसद जीत जाता, क्या उस पे कोई प्रसन्नवाचक विकास पे लगने वाला है? यह राघव लखनपाल विजय इस समय में जब चुनाव नहीं जीत पाए हैं, जनता का जनादेश पक्ष में नहीं है, राघव लखनपाल विजय इसमें सहयोगी होंगे या इस बात का इंतजार करेंगे जनता मानेगी तो मुझे अनिल भाई 5 साल बिना किसी पद के मैंने जनता की सेवा करी है और केंद्र से और प्रदेश से अपनी सरकारों से जो कुछ भी विकास संबंधित योजनाओं में हम सहारनपुर के लिए कर सकते थे हमने किया है और आगे भी हम करेंगे। लेकिन ये बात, इस बात से हम पीछे नहीं हट सकते, मुंह नहीं मोड़ सकते कि जब सत्ता पक्ष का कोई जनप्रतिनिधि लोकसभा में और विधानसभा में विषय रखता है, अपने क्षेत्र के लिए मांग करता है, तो उस बात में दम आ जाता है और असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। तो जैसे कि हमारा चुनावी एक संकल्प था कि सहारनपुर में हम एम्स की स्थापना करेंगे, तो उस प्रकार के जो हमारे संकल्प हैं वो और आसानी से हम पूर्ण करते संसद में रहते हुए। अभी भी हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, अपनी सरकार के जो माननीय मंत्रीगण हैं उनसे ये सारे विषय हम उनके समक्ष रखेंगे और निरंतर जनता की सेवा में जुटे रहेंगे। चुनाव हारना अलग बात है, हिम्मत नहीं हारते हैं। क्या सहारनपुर की कुछ समीकरण बदलती जा रही है जो भाजपा के पक्ष में जनादेश नहीं आ रहा है? नहीं, अगर हम जातिगत समीकरण देखें तो निश्चित रूप से कठिन तो है ही, सहारनपुर जनपद के ही समीकरण बड़े कठिन हैं। लेकिन उन समीकरणों से जूझते हुए, उन लोगों को समझाते हुए, ठीक है इस बार नहीं समझ पाए और प्रयास करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे और हम आशावादी हैं कि आने वाले समय में सब जुड़ेंगे। जिस तरह संविधान बचाओ और संविधान का नारा लेकर जब बाबा राहुल बाबा जो है संविधान को हाथ में लेके घूमे, क्या लगता है कि यह संविधान को किसी भी तरह से बदला जा सकता है? जिस चीज का डर दिखाने का कार्य किया, हालांकि चुनाव बीत चुका है, लेकिन जो जनता को भयभीत किया गया है, जनता को भ्रमित किया गया है, क्या वास्तव में मेरा कहना है कि जो चुनाव में संविधान का लाना कहाँ तक उचित है? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को आदर्श मानते हुए यदि किसी सरकार ने काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। और बाबा साहेब द्वारा दिए गए, रचे गए संविधान पे अगर कोई सरकार काम करेगी तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। पाकिस्तान में बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान पर हुकूमत नहीं चलती, शरिया पे चलती है। ईरान इराक में शरिया पे चलती है, सऊदी अरब में शरिया पे चलती है। तो जिन्हें जनता सोच रही है कि वो संविधान को बचाएंगे, वो तो शरिया की तरफ ले जाएंगे, वो संविधान को नहीं बचाएंगे। सही मायने में यदि संविधान को बचाना है और यदि संविधान पर चलना है तो नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ, यही वो लोग हैं, यही वो राजनीतिक दल हैं जो उसको बचा के रख सकते हैं। सहारनपुर जनता के लिए क्या संदेश रहेगा जब जनादेश आपके पक्ष में नहीं आया? देखिए, मैं इस जो मिला है, जो ईश्वर ने दिया है आपके माध्यम से, उसे स्नेहपूर्ण स्वीकार करता हूं और आपको ये आश्वासन देता हूं कि हर तरह से आपके साथ उन 4,83,000 से भी अधिक लोगों ने जिन्होंने मेरा साथ दिया है, जिन्होंने मेरा समर्थन किया है, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, हमें आशीर्वाद दिया है, हम उनके हर दुख सुख में उनके साथ खड़े हैं और जहां कहीं भी हमारी आवश्यकता होगी उन्हें ये नहीं एहसास होने देंगे कि हम सांसद नहीं हैं, उससे भी बढ़कर हम उनका साथ देने का काम करेंगे। यही मैं कहना चाहता हूं। प्रतिनिधि मेरा नाम मिला, लेकिन राघव लखनपाल जी जनता के बीच में रहते हैं और रहते रहेंगे। आपका आश्वासन इस तरह है। चलिए, एक पोस्टर को सब कुछ चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत धन्यवाद। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।